हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान को हम लोग लुसेंट से पढ़ेंगे। सामने जो आपको किताब दिख रही है वो लुसेंट ही नहीं है, इसमें घटना चक्र से, दृष्टि आईएएस से, मतलब जहाँ से भी महत्वपूर्ण मटेरियल मिले हैं। जैसे देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि सिल्वर नाइट्रेट की स्याही चुनाव में निशान के लिए लगाई जाती है। तो इसी प्रकार से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, पूरे तरीके से हर जगह से छाँट कर यहाँ पर लिखा गया है और इसमें बहुत मेहनत लगी है। और ध्यानपूर्वक पढ़िए, जल्द ही रसायन विज्ञान भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, बायोलॉजी हो चुकी है, उसके अलावा और भी सब्जेक्ट हो चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। करंट अफेयर अभी तक कंप्लीट है, जल्द ही अप्रैल महीने का करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं रखे जाएंगे क्योंकि इंटरनेट का इशू है और 10 तारीख के बाद वीडियो बड़े आने लगेंगे और शुरू हो जाएगा कम्युनिकेशन का सेक्शन भी शुरू किया जाएगा और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी शुरू किए जाएंगे और जो सब्जेक्ट बचे हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अभी पूछा गया था, बिहार पीसीएस 2020 का क्वेश्चन था एक कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यही है लेवाइसिए। लेवाइसिए को ही रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन यानी केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। ठीक है, याद रखिए ये सब चीज़ें, थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है। वन लाइनर जब पूछे जाते हैं, ज़्यादातर साइंस में वन लाइनर ही रहते हैं और कुछ अपडेट रहती है तो साइंस में उस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो जैसे पूछा गया था लेवासी रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई कि सबसे अधिक घनत्व व सबसे भारी ओस्मियम है। कौन है? ओस्मियम है। और सबसे कम घनत्व और सबसे हल्का व प्रबल अपचायक है लिथियम है। ठीक है, आगे भी इसको देखेंगे। इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बीच बीच में आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, बीच में हो सकता है कि 2-3 दिन लेक्चर बहुत कम आए आपको। ठीक है, थोड़ा सा हम ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, लेकिन 10 के बाद पूरे तरीके से रेगुलर लेक्चर हो सकता है, घंटे घंटे के भी लेक्चर आए हैं और महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उनका रिवीजन भी कराया जाएगा। घटना सार आएगी तो उसको भी बेहतर तरीके से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं सब कंप्लीट किया जाएगा। अब समझ लीजिए कि जल्द ही कंप्लीट किया जाएगा। ज़्यादा चीज़ें जैसे हिस्ट्री वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, चलिए देखते हैं पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ वगैरह के बारे में सब लोग जानते ही हैं। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। तो महर्षि कणाद, ऋषि कणाद के द्वारा ऐसा कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। ओके, पदार्थ की कई अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाएं अब कहा जाता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेशन। 5 अवस्थाएं कही जाती हैं। 5 अवस्थाएं हैं पदार्थ की। ओके वही पेज फिर से हो गया। अब यहाँ पर कुछ पदार्थ जो होते हैं गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर। अब एक क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है कि कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे आयोडीन, कपूर आदि। ओके, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है। ओके, तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे सोना। सोना एक तत्व है, एक एलिमेंट है, तत्व है। सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि ये सब तत्व हैं। ये तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते ना। सोने को विभाजित करेंगे तो सोना ही बनेगा और ना ही सरल पदार्थों के योग से बनाए जा सकते हैं, है ना। कि ऐसा नहीं है कि कुछ किसी को मिक्स करके बना दिया जाए, लेकिन यौगिक जो हैं यौगिक बनाए जाते हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है।
तो ये यौगिक होते हैं। उसी प्रकार से मिश्रण है, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण मतलब कि निश्चित अनुपात में अगर मिलाया जाए, और विषमांग मतलब कि अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। जैसे चीनी या नमक, या समांग मतलब मान लीजिए चाय बना रहे हैं आप लोग, तो वो और थोड़ा सा चीनी डालते हैं अपने हिसाब से, तो वो समांग हो जाएगा। और चाय बना रहे हैं 4 कप, चीनी डाल रहे हैं 500 ग्राम, तो क्या होगा, वो विषमांग मिश्रण हो जाएगा। तो इस प्रकार का अनिश्चित अनुपात हो जाएगा। मिश्रण को अलग करने की कुछ विधियां हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, चाहे शायद 19 पीसीएस में पूछा गया है, और असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से सीधे देखिएगा। ध्यान का मतलब कि चीज़ें पता हो जाती हैं यहाँ पर, लेकिन समस्या क्या आती है कि इसको अलग अलग, मतलब एक तरह से डिफ्रेंशिएट करना मतलब दिक्कत होती है। जैसे कि सब एक ही तरह दिखती हैं, उनको अलग अलग पहचानने में समस्याएं आती हैं। जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, रवाकरण। अब क्या है क्रिस्टलाइजेशन या रवाकरण? इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को, ठीक है, ठोस मिश्रण को, ठोस 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 सॉलिड मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। ठोस की बात हो रही, ठोस को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को, चीनी और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 के केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। याद रखिएगा, रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल की तरह बन जाता है, फिर अलग कर लेते हैं। यह जो मिश्रण है इसको क्या कहते हैं कि ठोस मिश्रण को बदलने के लिए, ठोस मिश्रण में अशुद्धियाँ जो हैं या फिर 2 चीज़ें मिली हुई हैं तो उसको अलग करने के लिए है ठोस। याद रखिएगा, क्रिस्टलाइजेशन रवा सॉलिड के लिए है। अब डिस्टिलेशन क्या है, आसवन विधि क्या है? आसवन, जब 2 द्रवों के, द्रव यानी ये लिक्विड की बात हो रही, तो डिस्टिलेशन लिक्विड में होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्टिलेशन, जब 2 द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक हो तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण, पहले वेपोराइजेशन होता है, तथा दूसरा भाग संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन होता है। ओके, तो ये लिक्विड की बात हो गई। हमने रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन में देखा है कि ठोस की बात है। आसवन यानी डिस्टिलेशन में हमने देखा है कि लिक्विड की बात हो गई। अब ऊर्ध्वपातन है यानी सब्लिमेशन है। इस विधि द्वारा ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कर्पूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन आदि को अलग करते हैं। याद रखिए, ऊर्ध्वपातन ठोस वाली बात हो गई। सब्लिमेशन में ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सब्लिमेट हो जाता है, दूसरा नहीं। ठीक है, इस विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन आदि को अलग करते हैं। अब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी आंशिक आसवन। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं। ये भी लिक्विड के लिए है, ठीक है, ये ठोस के लिए है, ये लिक्विड के लिए, ये लिक्विड के लिए। ऐसे द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम हो। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोल तार आदि इसी विधि से अलग करते हैं। ठीक है, तो क्रूड ऑयल से ये सब अलग किए जाते हैं इस विधि का यूज करके। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन याद रखिएगा, आंशिक आसवन से लिक्विड के लिए है, लिक्विड के लिए। ओके ओके ओके। वर्ड लेखन क्रोमैटोग्राफी अगला है। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए वर्ड है क्रोमैटोग्राफी। इस विधि द्वारा, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जैसे डाई में रंगों को पृथक करने में यूज होता है वर्ड लेखन क्रोमैटोग्राफी। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट पृथक करते हैं इस क्रोमैटोग्राफी के द्वारा। और दूसरी चीज़ की रक्त में नशीले ड्रग्स को पृथक करने में, रक्त में नशीले ड्रग्स को पृथक करने में ये यूज की जाती है। रक्त में अगर नशीला ड्रग है तो उसको निकाला जा सकता है क्रोमैटोग्राफी के द्वारा। ठीक है, अब भाप आसवन है, नाम से ही लग रहा है भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांकों पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि। ओके,
तो ये कई ठो थे, क्या थे, रवाकृत क्रिस्टलाइजेशन ठोस के लिए है, आसवन डिस्टिलेशन जो है कि द्रवों के लिए है, ऊर्ध्वपातन जो है कि ठोसों के लिए है, आंशिक आसवन जो है कि क्रूड ऑयल वाला लिक्विड है, वर्ड लेखन में भी लिक्विड वगैरह है, भाप आसवन में भी भाप बनाई जा रही है। तो इस प्रकार से अलग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, तो ध्यान से इसको एक बार आप खुद से भी पढ़िएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अब मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ा था फिजिक्स में भी, अब यहाँ भी पढ़ते हैं। चेंज इन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट द्रवणांक बोलते हैं। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रवावस्था में परिवर्तित होता है तो उसमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है ना। एक विशेष दाब वगैरह मेल्ट करने के लिए एक विशेष टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि विशेष ताप और दाब द्वारा अधिकांश में ऐसा परिवर्तन होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक कहलाता है। यही जो नियत ताप है, यही जो है वही मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक यह पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रहे। तो ऐसा मेल्टिंग पॉइंट है कि मतलब किसी भी पदार्थ को गलाने के लिए जितना टेम्परेचर आवश्यक हो। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी चीज़ को जमाने के लिए, फ्रीज करने के लिए, ठीक है, बर्फ़ बनाने के लिए किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ़ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये याद रखिएगा, अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। अगर किसी भी पदार्थ में अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, तो हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट और द्रवणांक दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर द्रवणांक पर दाब का प्रभाव, द्रवणांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट पूछा गया है। हमने वहाँ भी बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी पीसीएससी ने अभी तक इसे नहीं पूछा है, जबकि हाईकोर्ट आरओ ने क्वेश्चन पूछ लिया है, वो भी स्टेटमेंट की तरह। और उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम तांबा। उन पदार्थों के द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट दाब बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। तो जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है उनका द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट दाब बढ़ाने बढ़ जाता है। और वही बात है, दाब बढ़ाने पर उन पदार्थों के द्रवणांक बढ़ जाते हैं जिनका आयतन बढ़ता है। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने पर घट जाते हैं जिनका आयतन गलने पर घट जाता है। सीधी सी बात है, इतना भी टफ नहीं। जिसका द्रवणांक दाब बढ़ाने बढ़ता है उसका मतलब जिसका आयतन गलने पर बढ़ता है उसका द्रवणांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। मोम तांबा इसके एग्जाम्पल है। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाते हैं जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवां लोहा, ठीक है। यही चीज़ है, ऐसा कुछ इसमें टफ नहीं है, ओके। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिखी गई हैं। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मुथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं, अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते हैं, अपने ही गले द्रव में तैरते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है, ठीक है। गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं, ठीक है, इसीलिए वो तैरते रहते हैं। यही कारण है कि बर्फ भी तैरती रहती है, कि इस पर पानी के ऊपर बर्फ तैरती रहती है, यानी अपने ही द्रव में तैरते हैं, ओके, ठीक है। क्यों तैरते हैं? क्योंकि गलने पर ये आयतन में सिकुड़ते हैं, ठीक है। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मुहर लगाकर बनाई जाती हैं, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रीजिंग मिक्सचर है। हाँ, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण है। आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ़ का 3 भाग मिलाया जाता है। आइसक्रीम जमाई जाती है तो थोड़ा सा नमकीन भी लगता है, पता होगा आप लोगों को। आइसक्रीम जमाने पर के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ़ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ओके। वाष्पीकरण क्या है? वेपोराइजेशन क्या है? द्रव से वाष्प में परिवर्तित करना वाष्पीकरण कहलाता है। इसमें नंबर 1 वाष्पन इवेपोरेशन होता है, दूसरा क्वथन बॉइलिंग होती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्वथनांक कम होना, क्वथनांक जितना कम होता है वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। क्वथनांक यानी बॉइलिंग जितनी कम होगी वाष्पन क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी, ओके। अब ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, थोड़ा बहुत चीज़ें। अब यहाँ पर है कि
क्वथनांक यहाँ पर भी लिखा है बॉइलिंग पॉइंट। दाब के किसी दी हुई नियत मान के लिए, हाँ ये महत्वपूर्ण है, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जल्दी से बॉइलिंग होने लगती है, यही सब रीज़न है। और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है जब प्रेशर कम होता है। या फिर आप किसी छोटे से भगोने में कुछ बनाते हैं, ऊपर से ढक देते हैं, तो जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, जल्दी बॉयल हो जाता है और बाहर निकलने लगता है। वही हाल कुकर का होता है, उसमें सीटी लगी रहती है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर सीटी बच जाती है ना। तो यही क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है। तो इतना ऐसी कोई टफ चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। और जो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, वो भी यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, हमने बताया इम्प्योरिटी यानी अशुद्धियाँ किसी भी पदार्थ में ऐड की जाती हैं तो उसके हिमांक और द्रव्यांक दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया लाइटर देन वाटर, पानी से हल्का कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो पानी से हल्के हैं। तो लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। LiK यानी लिथियम है, लिथियम Li लिखते हैं, पोटेशियम है और सोडियम को Na लिखते हैं। तो ये वाटर से हल्के हैं, पानी से हल्के हैं। ठीक है, और एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की बात करें तो रदरफोर्ड ने उसकी खोज की थी न्यूक्लियस की। ओके, अब क्यों वहाँ पर हमने रदरफोर्ड के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ पर परमाणु वगैरह, अणु परमाणु भार, अणुभार, मोल धारणा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, वैसे हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं फिजिक्स में भी, लेकिन यहाँ पर भी चैप्टर दिए हुए हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की। UPSSC के एग्जाम में इस प्रकार के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो एक ट्रिक होती थी, ईंट पर नाचे, इलेक्ट्रॉन ट से हो जाएगा थॉमसन बोलते थे, थॉमसन T। ठीक है, जे थॉमसन। प्रोटॉन पर रदरफोर्ड का भी नाम आता है, गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। रदरफोर्ड को केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस की खोज के लिए भी जाना जाता है, गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ओके, चलिए देखते हैं परमाणु क्या है। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु क्या है, तत्व का वह तत्व या तथा यौगिक का छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। अब परमाणु भार है, अणुभार है यहाँ पर, और मोल संख्या है, इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है जिसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। 6.022 × 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू है। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया था, सन 1967 में। और 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणामस्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप जान गए तो आपको परमाणु क्रमांक जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। प से परमाणु क्रमांक, प से प्रोटॉन, यानी परमाणु क्रमांक क्या है, जितने प्रोटॉन दिए गए हैं वही परमाणु क्रमांक है। ओके, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। ओके, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। और ये जैसे लिखे हैं कि 1H1, 1H2, 1H3, नीचे जो होता है परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, और ऊपर परमाणु भार होता है। ओके, यहीं पर देखिए अब एक होता है समस्थानिक, आइसोटोप। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार डिफरेंट होता है। यहाँ पर समस्थानिक वाला है। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, नीचे वाला समान है और परमाणु भार भिन्न हो, वो समस्थानिक होंगे। संभारिक क्या होते हैं? आइसोबार्स क्या है? संभारिक क्या है कि जिनका परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक डिफरेंट हो, सीधा उसका उल्टा होता है। ओके, तो यहाँ पर ये भी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ओके, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछे कैसे जाते हैं? जैसे दे देंगे कि किसी तत्व के मतलब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर दे देंगे प्रोटॉनों की संख्या, मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 15 है। यहाँ पर लिखते हैं हम, प्रोटॉनों की संख्या 15 दिए गए हैं, द्रव्यमान संख्या 8 दिए हैं, और पूछ लिए कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। जब आपको ये पता होगा तो आप निकाल देंगे। अब यहाँ पर प्लस है, ये इधर प्लस है, ठीक है, ये भी यहाँ प्लस छिपा होता है। मैथ पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, यहाँ प्लस छिपा होता है। तो जब ये इधर जाता है तो ये माइनस हो जाता है, इस पार जाएगा, इसके इस पार जाएगा तो 8 - 15 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या।
ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये इधर अकेले बच जाए, न्यूट्रॉनों की संख्या। ओके, तो 15 माइनस 8 यानी 8 में से 15 जाएगा, 15 बड़ा है तो माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं, उसको हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें समस्थानिक के बारे में देखते हैं, समस्थानिक के बारे में। लेकिन हाइजेनबर्ग एक थे, उनका अनिश्चितता का सिद्धांत था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यही है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही है कि इसके अनुसार किसी कण की स्थिति यानी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है, यही इनका सिद्धांत है। समस्थानिक क्या है, समान परमाणु क्रमांक, हमने बता दिया, समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान, जब समान परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जैसे 1s1 1s2 1s3 समस्थानिक हैं। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है, पोलोनियम है, ये याद रखिएगा। सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व है पोलोनियम। कौन सा है, पोलोनियम, ये याद रखिएगा, अभी के अभी याद कर लीजिए, किसी भी समय क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला, सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स वाला तत्व कौन सा है, पोलोनियम है, पोलोनियम है। ओके, समभारिक क्या है, समान परमाणु द्रव्यमान, जब यहाँ परमाणु क्रमांक तो इसी का उल्टा, अब परमाणु क्रमांक समान नहीं रहेगा, परमाणु द्रव्यमान समान होगा तो वो समभारिक हो जाएंगे, परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणु समभारिक कहते हैं, जैसे 18 AR 19, ये देखिए परमाणु क्रमांक भिन्न हो गए और ऊपर वाला बराबर है। ओके, 40 40 40, तो ये समभारिक है। समन्यूट्रॉनिक क्या है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वो समन्यूट्रॉनिक है। ओके, सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो वो सम इलेक्ट्रॉनिक है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो है हाइड्रोजन, और उसके बाद हीलियम है, 25% तो हीलियम है और फिर उसके अलावा हाइड्रोजन है, ये याद रखिएगा। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स कौन सा है, हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और चीज़ें हैं। अब यहाँ पर गैसों का नियम आ गया है, लेकिन गैसों के नियम को अब अगले लेक्चर में देखेंगे। गैसों के नियम कुछ हैं, ज़्यादा लेक्चर नहीं होंगे, 3 से 4 लेक्चर में पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, अच्छे तरीके से हो सके तो लुसेंट में या फिर दृष्टि आयस में भी आप टिक कर सकते हैं। चीज़ें वही दी गई हैं, दृष्टि आयस में थोड़ा सा और चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, थोड़ा और चीज़ें लिख दी गई हैं, थोड़ा एक डायग्राम वगैरह बना दिए गए हैं, कुछ प्रयोग वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह दे दिए गए हैं। और यहाँ पर जो है कि इसमें भी वही सब चीज़ें हैं। इतना रिटेन कर लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है, लोग रिटेन नहीं कर पाते, दिमाग में रख नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। ओके, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अवगाद्रो संख्या और ये सब चीज़ें, क्वथनांक, और यहाँ पर कुछ और रूल थे उसको हम लोगों ने देख लिया। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पर उसको आप लोग नोट कर लीजिए अपनी बुक में, बार बार रिवाइज करिए। अगले लेक्चर में हम लोग गैसों के नियम से शुरू करेंगे। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए, क्विज का लेवल बढ़ चुका है। ओके, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।